रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, पहले से आपको पैसा सस्ता मिल रहा है, आपने जो पैसा उधार लिया है बैंकों से, आपको उस पर कम इंटरेस्ट देना है, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों से लोगों और अपनी फर्म में डालोगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन चैप्टर 7 नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन रिलेटेड एग्रीगेट जो यूनिट है, उसमें जो चैप्टर 7 है, यहाँ पर हम इसके लास्ट पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है, साथ साथ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट में जो वॉलेंट्री अनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात अपने सामने ये होनी चाहिए, होती है, ये क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब साफ है कि जब कभी न्यू कैपिटल एसेट जनरेट हो इकोनॉमी में, जो भी फर्में हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, पूरी इकोनॉमी में कोई कैपिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं, या फिर जो अपना पुराना कैपिटल स्टॉक है उस पर नया एडिशन करते हैं, नई मशीनरी ऐड करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब ये नया कैपिटल एसेट्स जनरेट करना या ऐड करना क्यों करते हैं, क्योंकि इससे आगे जाके फ्यूचर में कुछ अर्निंग कर सके, उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम रियल इन्वेस्टमेंट जो है उसको ही ज्यादा फोकस करते हैं। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम बैंकों में एफडी करा रहे हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया, उसको हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं लेते हैं। तो अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, तो ये भी अपने सामने है। इन्वेस्टमेंट मशीनरी में लगाया हुआ पैसा हो सकता है, नई बिल्डिंग क्रिएट करना प्रोडक्शन के लिए, इक्विपमेंट परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, और फर्मों की जो इन्वेंटरी स्टॉक है अगर वो बढ़ जाता है तो उसे भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। अब इन्वेंटरी स्टॉक क्या है, सिंपली इट इज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द फर्म्स इन द इकोनॉमी विच ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी कैरी 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। अनसोल्ड स्टॉक या सेमी फिनिश्ड गुड्स, जनरली क्या होता है कि जो भी माल प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्शन इकोनॉमी प्रोड्यूस हुआ है, वो टोटल कभी सेल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी फर्म को या सभी प्रोड्यूसर को तो पता नहीं है कि मार्केट में डिमांड कितनी होगी। वो डिमांड को एंटिसिपेट करते हैं, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आगे जाके और प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन प्लान करते हैं। अब अगर प्रोडक्शन पूरा नहीं सेल हो तो कुछ ना कुछ तो माल बचा रहेगा अनसोल्ड गुड के रूप में, और कुछ प्रोडक्शन ऐसा होगा जो सेमी फिनिश गुड के रूप में होगा, जैसे रनिंग प्रोडक्शन चल रहा है। जैसे कि शर्ट बनाने वाली कोई फर्म है, तो उसमें हो सकता है कुछ शर्ट कंप्लीट हो जो नहीं बिके हो, कुछ शर्ट आधे अधूरे बने हो सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल हो सकता है फर्म का। तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। तो अब अपने सामने ये है कि इन्वेस्टमेंट है क्या है, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी स्टॉक में इंक्रीज होना, ये सब कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंडिकेट करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है यहाँ पर रियल इन्वेस्टमेंट, और रियल इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा रहा है, इनमें। इसका मतलब कहीं न कहीं ये फर्म की इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो फर्मों के प्रोडक्शन करने की क्षमता भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फर्मों के प्रोडक्शन करने की क्षमता भी कम होगी। तो यहाँ पर जो हमेशा ध्यान रखेगा, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से आपके सामने पूरा ये इन्वेस्टमेंट है। अब बात करें अपन इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है यहां पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप सामने आपके, मतलब जब इन्वेस्टमेंट इनकम या प्रॉफिट के साथ बदले, चेंजेस विद इनकम और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। अगर फर्मों को लग रहा है कि प्रॉफिट बढ़ेंगे पैसा डालने से, पैसा कहाँ डालना है, बिल्डिंग में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में, यहाँ पर पैसा डालने से, अगर यहाँ पर पैसा लगाने से अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, तो और फर्में अगर पैसा लगाती हैं, नई बिल्डिंग परचेज करती हैं, नई मशीनरी परचेज करती है, नए इक्विपमेंट परचेज करती हैं, तो वो यहाँ पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इंड्यूस का मतलब ये होता है प्रेरित, मतलब जो किसी से प्रेरणा ले रहा हो। और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट किससे प्रेरणा ले रहा है, वो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन या फिर इनकम। इनकम अगर बढ़ेगी, इनकम बढ़ने की संभावना है, प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है, तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो देख सकते हैं, व्हेन इनकम इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेस इन्वेस्टमेंट आल्सो डिक्रीजेस। सिंपल सा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब यहाँ पर
इनकम और इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा। और इसका जो कर्व बनेगा वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव फेज में होगा। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है, ये आपके सामने हम देख सक रहे हैं। ये जो है अपने पास इन्वेस्टमेंट कर्व है। देख सक रहे हैं कि जब इकोनॉमी में इनकम ओ वाई है तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट ओ एम है। एज इनकम इंक्रीजेस, अगर इनकम यहां पर बढ़ती है इतनी, मतलब ओ वाई वन के बजाय ओ वाई के बजाय ओ वाई वन होती है, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट भी यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों में यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा है। देखेगा वापस एक बार, ये अपने सामने इन्वेस्टमेंट कर्व है। इफ इनकम इंक्रीजेस, अगर इनकम बढ़ती है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और अगर इनकम डाउन ट्रेंड में होगी, देख सकते हैं अगर इनकम कम हो जाए तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगे। तो यहां पर इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए इसको हम यहां पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ध्यान रखना, इंड्यूस का मतलब ये होता है प्रेरित, मतलब ये यहां पर इनकम से प्रेरणा ले रहा है। ठीक है, फिर आता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, मतलब जो किसी से अफेक्ट नहीं हो। और किससे अफेक्ट नहीं होगा? इनकम से। अब इकोनॉमी में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो इनकम से अफेक्टेड नहीं हो। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये इनकम इनलास्टिक होता है, मतलब इनकम बढ़े या कम हो, इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ऐसा इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो है जनरली कौन करता है? वो करता है कंट्री की गवर्नमेंट। और कंट्री गवर्नमेंट इस प्रकार इन्वेस्टमेंट कहां करती है वो हम पहले यहां पर देख लेते हैं। हु मेक्स इट, कौन करेगा? ये करेगा देश की सरकार। ठीक है, कहां करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने ही गवर्नमेंट को। इससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो या ना हो, जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर वर्क करती है। अब इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिसमें रोड बनानी है, डैम डेवलप करने हैं, रेलवेज डेवलप करने, तो उन पर तो खर्चा करना ही होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने ही होंगे, या फिर उस पर और नया कैपिटल स्टॉक उनको ऐड करना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये एक्सपेंडिचर कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करती है। किन पे करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। अब ये चेंज कब होता है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आएंगे तो सरकार को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने होंगे, नए रिसोर्स ऐड करने होंगे तो एक्सपेंडिचर करना होगा। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, तब भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा करना होगा। और इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस अगर इकोनॉमी कंट्री में चेंज होती है तो उस कंडीशन में भी उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको इन्वेस्टमेंट चेंजेस करने होंगे। बाकी यह कांस्टेंट रहेंगे साल भर। इनकम में कोई भी चेंज नहीं होने पर भी, चाहे जीरो इनकम होगी तो भी इस प्रकार के एक्सपेंडिचर किए ही जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये आपके सामने डायग्राम है, देख सकते हो। इसमें अपने सामने जो डायग्राम है, इसमें अगर इनकम जीरो है तो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ये यहां पर फिक्स है। अगर इनकम अब बढ़ती है तो भी इन्वेस्टमेंट उतना ही है, कोई चेंज नहीं है। इनकम ओ वाई से बढ़कर ओ वाई वन हो जाए तो भी इन्वेस्टमेंट उतना ही है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व यहां पर फ्लैट है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकम अगर जीरो है तो भी इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ तो वही रहेंगे। इनकम ओ वाई वन हो गई तो भी 100, मतलब ओ वाई, और ओ वाई वन हो जाता और बढ़ जाती तो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 100 करोड़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम इन द इकोनॉमी। बस ये बात अपन को माइंड में ध्यान रखनी है। और ये कौन करता है, कब चेंज होता है, ये भी अपन देख चुके हैं। तो अब अगर हम शॉर्ट में यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस लें, किसमें? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? मोस्टली गवर्नमेंट, अभी देखा अपन ने। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट कमाता हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर हो सकता है या फिर गवर्नमेंट की ऐसी फर्म है जो प्रॉफिट मोटो से रन कर रही हो। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट मोटो देखें तो इसमें प्रॉफिट से ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, जबकि ये टोटली प्रॉफिट पर ही डिपेंड करेगा। इनकम इलास्टिक, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इनकम इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम में चेंज होने पर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है, जबकि
इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इनकम चेंज होने पर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ये इनकम एलास्टिक बनता है। तो इस प्रकार से डिफरेंसेस अपने सामने हैं। और इसके कर्व को अगर हम दोनों को एक साथ देखें तो ये भी आपके सामने है, दोनों ही कर्व हैं। पहला कर्व क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इनकम इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनकम के चेंज होने पर भी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। और यहां पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर पॉजिटिव है, मतलब इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट भी यहां पर पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कर्व है, कौन सा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा। ओके, अब हम यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है ये। जो अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम देखा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ अफेक्ट होता है। मतलब ये यहां पर हमने इसका कर्व देखा था कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, मगर कब होगा ये भी एक बहुत बड़ा पेच है। यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपको एज ए प्रॉफिट या एज ए इनकम, सपोज आपके पास 5 लाख रुपीज एज ए इनकम जनरेट हुई, तो आप क्या 5 लाख रुपए अपनी फर्म में ऐसे ही डाल दोगे? कुछ सोचोगे नहीं कि मैं वो 5 लाख रुपए मैं अपनी फर्म में डालूं जिससे मैं रिटर्न लूं, या वही 5 लाख रुपए जो 5 लाख रुपीज हैं मैं बैंक में जमा कर दूं जो कि एक सेफ जोन है, वहां से मैं इंटरेस्ट लूं? नहीं सोचोगे, सोचोगे ना। तो इस प्रकार से भी जो प्रोड्यूसर हैं, जो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी यहां पर डिसीजन लेते हैं कि हमें वो पैसा कहां डालना चाहिए। और ये दो बातों पर निर्भर करता है। वो दो बातें कौन सी हैं? एक तो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला क्या देख रहे हैं आप, MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और सेकंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब पहले हम समझेंगे कि MEI है क्या, उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से जो MEI है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है, या फिर MEC, या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। MEI का मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और MEC दोनों एक ही, ध्यान रखेगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी दोनों एक ही बात है कि पैसा इन्वेस्ट किया जाए या कैपिटल में डाला जाए तो उससे कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि ये है क्या। सिंपली हम क्या देख सकते हैं यहां पर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो 5 लाख रुपया अपने पास है, उस 5 लाख रुपए को अपन फर्म में डालेंगे तो उससे अपन को रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर कितना रिटर्न मिलेगा, वो यहां पर MEI कहलाएगा या फिर MEC कहलाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल, अब हम यहां पर एग्जांपल लें, कैसे इसको अपन फाइंड करेंगे। तो माना कि इसको डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, माना कि सपोज हमने कोई नए एसेट ऐड की और उस न्यू एसेट मशीन की जो कॉस्ट है वो है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज। मतलब आज जो हमने कैपिटल स्टॉक में नया कैपिटल स्टॉक ऐड किया, सप्लाई किया, उसकी सप्लाई प्राइस क्या हो जाएगी, 10,000 रुपीज, क्योंकि आज हमने उसको परचेस करके अपने कैपिटल स्टॉक में ऐड किया। अब हम ये मान रहे हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड लगभग उससे कितना मिल जाएगा, हम ये मान रहे हैं कि पर ईयर उससे 1,200 रुपीज जनरेट हो जाएंगे, जिसमें उसके रनिंग कॉस्ट 200 रुपीज है, मतलब छोटे मोटे जो खर्चे हैं उसको मेंटेनेंस के, वो 200 रुपए हैं। तो कुल मिला के नेट यील्ड हम कितना मिल पा रहा है एक साल भर में, 1,000 रुपया। 10,000 रुपए पर हम एक साल भर में 1,000 रुपए यहां से एज ए इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MEI इज इक्वल टू पर्सपेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। मतलब कितना, 1,000 रुपए पर उनको प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, हमने कितने रुपए से मशीन ऐड की थी, 10,000 रुपए में। ठीक है, और इसको अपन रेट फाइंड करेंगे तो क्या देख सकते हैं आप, इस प्रकार से मतलब 10%,
10% आप रिटर्न जनरेट कर पाओगे यहाँ पर। तो आगे बात समझ में, हम जो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में कैपिटल स्टॉक में ऐड कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, उससे कितना पर ईयर रिटर्न मिलेगा, वो ये पर ईयर रिटर्न है, जो पर ईयर रिटर्न है वो है 10%। ठीक। अब दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब यहां पर हमें देखना है कि हम जो पैसा बैंक से लोन के रूप में ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट तो हमें देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट रेट क्या है वो यहां पर डिपेंड करेगा कि आप अगर सपोज 10,000 रुपए बैंक से उधार लाकर वो 10,000 रुपए अपने फर्म में लगा रहे हो, तो 10,000 रुपए जो 10,000 आप बैंक से उधार लाए हो उस पर भी तो आपको पेमेंट करना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। और जनरली अगर पेमेंट ज्यादा हो, मतलब आप इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं और आपको रिटर्न कम मिल रहा है, तो क्या आप बैंक से पैसा लाकर अपनी फर्म में लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो यहां पर यही बात है कि अगर ROI, अगर इकोनॉमी में ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, आप पैसा लाओगे ही नहीं। अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए लाओ और आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो क्या आप बैंक से उधार लेके आप कैपिटल स्टॉक ऐड करोगे? नहीं करोगे। और अगर ROI कम है, मतलब बैंकों में हम जो पैसा उधार ला रहे हैं बैंक से, हमें बैंक को इंटरेस्ट के रूप में कम पे करना है, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से पैसा लाकर अपनी फर्म में पैसा डालेंगे। सभी फर्में यूं ही करेगी, सभी प्रोड्यूसर ऐसे ही करेगी। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब साफ है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा जो उनको कॉस्ट आ रहा है, जो वो एज ए इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, उधार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उधार से पैसा ला रहे हैं, तो उधार के बदले में जो उन्होंने फंड बोरो किया है उसके बदले में कितना वो पे कर रहे हैं, वो यहाँ पर ROI कहलाएगा। तो अब हमें यहाँ पर समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल कैसे वर्क करता है। अब कंपैरिजन हम यहाँ पर करेंगे। कंपैरिजन क्या है? फर्स्ट, MEI इज मोर देन ROI। मतलब सपोज आप बैंक से पैसा ला रहे हो, ठीक है, वहां पर आप 8% उसको इंटरेस्ट दे रहे हो और आपको सब कुछ कॉस्ट कटिंग के बाद आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, तो जाहिर सी बात आप पैसा लोगे बैंक से, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट यहां पर बढ़ जाएगा। सिंपल है। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या बता रही है यहां पर? MEI इज लेस देन ROI, मतलब आपको फर्म से मिल रहा है 10%, यानी जब आप 1 लाख रुपए बैंकों से लाओगे, अपनी फर्म में लगाओगे, उससे आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% पर एनम है, और बैंक में आपको देना है 12%, 12%, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं करोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा यहां पर? डिक्रीजेस। फिर लास्ट थर्ड कंडीशन, MEI इज इक्वल टू ROI, मतलब आप बैंकों से पैसा लाओगे तो आपको 10% रिटर्न मिलेगा और आपको वापस बैंक में भी 10% उसका कॉस्ट पे करना, मतलब इंटरेस्ट पे करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या मतलब है? बैंकों से पैसा लाओ, इतनी हेडेक पालो, और जितना अपन ने कमाया उतना को उतना इंटरेस्ट के रूप में बैंक में जमा करा दो, तो फिर क्या सेंस है इन्वेस्टमेंट करने का? तो यहां पर इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज। तो देख सकते हैं कि जब हम बैंक से पैसा लाएंगे, ज्यादा अपन कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। जब बैंक से पैसा लाएंगे, बैंक में हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, कम अपन कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होंगे। और जब हम जितना कमाएंगे बैंक में उतने भरेंगे, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, MEI एक्सपेक्टेड रिटर्न है और ROI यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन थे, डिसीजन रूल, वो अपने यहाँ पर देखें। अब एक कर्व अपने सामने, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? जैसे कि अभी अपन ने देखा था वही है। एक तो इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो ही हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ती है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, पहले 8% पे आपको पैसा उधार मिल रहा था बैंकों से,
अब आपको वही पैसा 10% के हिसाब से मिलेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई है। तो क्या आप बैंक से पैसा लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो जाएंगे। और अगर आपको बैंकों से जो पैसा मिल रहा था वो अब सस्ता मिलेगा, मतलब रेट ऑफ रिटर्न कम हो गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न नहीं, इसीलिए यहाँ पर ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपके सामने है। हायर इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्वेस्टमेंट। क्यों? कि हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी आपके सामने हैं और आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और मैं बता देता हूँ आपको। तो हायर इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्वेस्टमेंट, फर्म्स इन्वेस्टमेंट ओनली इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। अब इन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फर्में वहीं इन्वेस्ट करेगी जहां फर्मों को प्रॉफिट मिल रहा हो। इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट डिमांड है इनवर्स रिलेशनशिप, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट लोअर होगी तो उधार लेना सस्ता होगा, उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। तो आपको इसको पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको नोट चाहिए है तो मैं अपने नंबर डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ व्हाट्सअप करिए मुझे, आप अपना नाम साथ साथ में क्लास कहाँ से हैं ये सब कुछ मेंशन करिए ताकि पता चले मुझे, और आपको इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो इजी वे से मिल जाएंगे। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का छोटा सा है, सिंपल सा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स सिंपल सा ऑल एबल एंड विलिंग टू वर्कर्स एट एग्जिस्टिंग वेज रेट आर एम्प्लॉयड। मतलब इकोनॉमी में जितने भी पर्सन हैं जो काम कर सकते हैं, काम करने को तैयार हैं, एबल एंड विलिंग टू वर्क्स, उनको काम मिला हुआ है। बस एक ही बात है, 100 आदमी है, 100% काम कर सकते हैं और उनको काम मिला हुआ है, काम करना भी चाहते हैं, काम मिला हुआ है, वो कंडीशन कहलाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट। पर यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग हैं वो काम करना चाह रहे हैं मगर काम कर थोड़ी सकते, छोटे बच्चे हैं वो काम कर थोड़ी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन को लिया जाएगा। ठीक है, और उस कंडीशन में यानी इकोनॉमी में डिमांड जितनी लेबर की होगी, सप्लाई भी लेबर की उतनी होगी, यानी लेबर मार्केट में लेबर की डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। डज नॉट मीन 100% एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है या काम कर रहे हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट में कंडीशन, जो फुल एम्प्लॉयमेंट में हम काउंट करते हैं। व्यक्ति बेरोजगार है मगर उसको अपन फुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे। कब करेंगे? सबसे पहला यहाँ पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल कब होगा? अरेजेस व्हेन वर्कर्स स्विच जॉब, जब लोग अपनी नौकरियां स्विच करते हैं, अपने जॉब स्विच करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो उन्हें कुछ समय चाहिए, 1 महीना 2 महीना नई जॉब के लिए, तो घर पे बैठे हुए हैं, तो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, मगर उसको काम नहीं मिल रहा है, तो भी उसको हम यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट करेंगे क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़कर दूसरी जॉब के लिए सर्च कर रहा है। एग्जिस्टिंग जॉब को उसने छोड़ा है। ठीक है, उसको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, 1-2 महीना लग गया, कहीं बाहर जाना है, कहीं काम करना है, तो उसमें पेपर कार्रवाई लग गई है या थोड़ा उसमें फॉर्मेलिटीज पूरा कंप्लीट करने में उसको समय लग गया, 1-2 महीना, तो वो भी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में आएगा। या इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, सपोज लेबर को काम कहीं दूसरी जगह मिल रहा हो और वहाँ पर वो काम नहीं करने जाना चाहता हो, वो सर्च कर रहा हो कि लोकेलिटी में उसको कहीं पर काम मिल जाए, तो इस दरमियान वो कुछ समय के लिए अपने घर पर ही बेरोजगार बैठा रहता है, तो ऐसी कंडीशन को अपन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऐसा कोई पर्सन जो इस टाइप से यानी इस कारण से अगर बेरोजगार बैठा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट काउंट नहीं करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट में ही उसको कंसिडर करेंगे। फिर आता है सेकंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल चेंज हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, स्किल चेंज हो जाए, तो फर्म में अपने जो वर्कर होते हैं उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग पर रखती है, 1-2 महीना, तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रेनिंग पर है, वो काम पर नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे, उसको भी हम
फुल एम्प्लॉयमेंट में ही कंसिडर करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अपन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देख रहे हैं जैसे कि आप नाम से, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से व्यक्ति बेरोजगार है, ऐसे पर्सन को हम यहां पर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। स्वेच्छा से, ऐच्छिक बेरोजगारी इसको कहते हैं। When a person is able to work but not willing to work at existing wage rate, जो वेज रेट इकोनॉमी में चल रही है, बाजार में है, उस वेज रेट पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। काम कर सकता है मगर काम करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी कंडीशन को हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। वर्कर्स रिफ्यूज जॉब, वो काम करने से मना कर रहा है तो, या इज नॉट काउंटेड इन मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऐसी कंडीशन जो है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है, काम मिला हुआ है मगर काम कर नहीं रहा है ना, अपनी इच्छा से काम को छोड़ रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर बेरोजगार काउंट नहीं करेंगे, उसने खुद काम छोड़ा है। फिर आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये समस्या सबसे बड़ी है इकोनॉमी में। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा दिक्कत इकोनॉमी होगी। मतलब साफ है कि व्हेन अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल, मतलब पर्सन काम करना चाहता है और काम कर सकता है मगर उसे काम नहीं मिल रहा है, डज नॉट गेट वर्क, ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, ध्यान रखिएगा। वर्कर्स वांट टू जॉब बट कैन नॉट फाइंड वन एंड काउंटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन, और इसको ही हम अनएम्प्लॉयमेंट जो हम काउंट करते हैं उसमें यहां पर इसको काउंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ी दिक्कत है इकोनॉमी में, वही यहां पर कंसिडर किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट में। यानी अनैच्छिक बेरोजगारी, व्यक्ति अपनी अनिच्छा से, मतलब उसकी इच्छा नहीं है तो भी वो बेरोजगार बैठा हुआ है, तो ऐसे पर्सन पर गवर्नमेंट को फोकस करना होता है। तो बेटा लोग, इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर को अपन ने यहाँ पर डिटेल में डीप टच किया अपन ने हर एक टॉपिक को, और बहुत बोल सकते हैं कि डीप लेवल पर जाकर समझने की कोशिश की, ताकि कोई भी टॉपिक जो है वो अपन से मिस ना हो। तो जैसा कि अपन हर वीडियो के लास्ट में देखते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या अपन ने टोटल पढ़ा है, तो इस बार एक बार इसको पूरा रिकेप लेते हैं शॉर्ट में, इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या कवर किया। और ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप वहां जाकर पूरे चैप्टर के सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो अपन ने स्टार्ट किया था एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट चैप्टर्स में, एक्स एंटे एक्स पोस्ट देखे थे। फिर एग्रीगेट डिमांड जिसमें 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं, इसके कौन से कंपोनेंट है, 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन कौन से कंपोनेंट है, टेबल और डायग्राम के थ्रू अपन समझा था। सेम एज इट इज एग्रीगेट सप्लाई, इसके कंपोनेंट टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू अपन ने समझा था। कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजप्शन फंक्शन क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एपीसी एमपीसी ये क्या है, डिटेल में अपन ने टेबल और डायग्राम फॉर्मूला के थ्रू डिटेल में सब कुछ समझा था। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े थे तो देखा कि सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन से रिलेटेड जो एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनके बारे में भी अपन ने डिटेल में सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर आगे यहाँ पर हम आगे बढ़े थे लीनियर कंजप्शन फंक्शन में, कंजप्शन फंक्शन लीनियर वैसे क्या होगा, सेविंग फंक्शन लीनियर फॉर्म में क्या होगा, वो भी अपन डिटेल में समझा था। फिर अगर अपने पास कंजप्शन करो तो सेविंग कर्व कैसे बनाते हैं, ये अपन ने जाना था। फिर अपने पास जब सेविंग फंक्शन हो तो कंजप्शन कर्व कैसे फाइंड करेंगे, या सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व कैसे फाइंड करते हैं, ये भी अपन ने समझा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो भी अपन ने देखा था। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो कि आज का टॉपिक था, जिसमें अपन ने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इनके डायग्राम, इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वो अपन ने जाना। और इकोनॉमी में जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कब प्रोसेस इन्वेस्टमेंट करेंगे कब नहीं करेंगे, ये 3 कंडीशन, ये जो 3 रूल है वो अपन ने यहाँ पर जाने थे। ठीक है, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट और जनरली इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या इसका डायग्राम होता है, वो अपन ने जाना। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है वो देखा, फुल एम्प्लॉयमेंट में जो फ्रिक्शनल है स्ट्रक्चरल है उसको भी अपन देखा। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक जो कंडीशन इकोनॉमी में बेरोजगारी की, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी अपन ने यहाँ पर जाना था।
ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 7 है। आशा है कि ये वीडियो और सभी वीडियोस आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर आप नए हैं तो आपको लगेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है। अगर लगता है वीडियो अच्छा है, कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके सभी जो फ्रेंड लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो ज़रूर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट दिक्कत कभी नहीं देगा। इजी वे से आप समझ पाएंगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इकोनॉमिक्स गुरुजी। जय श्री कृष्ण।